रूसों ने शिक्षा दर्शन में तो प्रकृतिवाद का बहुत गहन सिद्धांत दिया है और हमने उसको निचोड़ निकाल करके एक ही शब्द में कह दिया था। वो भी उनके शिक्षा सिद्धांत का निचोड़ है। वो ये है कि आदमी बुक्स से, किताबों से इतना नहीं सीखता। किताबें तो केवल रट्टा मारने के लिए होती हैं, रट्टा मार करके आदमी, लेकिन आदमी उनको समझता नहीं कुछ भी। उसकी कई एग्जाम्पल भी दी थी हमने। तो इसलिए रूसों ने सबसे बड़ी बात ये की कि नेचर से आदमी को जोड़ो, प्रकृति से आदमी को जोड़ो, बच्चे को शुरू से ही प्रकृति से जोड़ो और वो प्रकृति से जुड़ करके बड़ा चारों तरफ जब प्रकृति से सीखेगा तो वो उसकी रियल सच्ची एजुकेशन होगी जो प्रकृति से सीख के आएगा। तो ये हमने उनका एजुकेशन का सिद्धांत दिया था। लेकिन रूसो जो हैं वो सोसाइटी भी खड़ी करना चाहते हैं। राजनीति में उनका इंटरेस्ट है और राजनीति में वो कहते भी हैं कि आदमी को राजनीति की बड़ी आवश्यकता है। आदमी ऐसा है जो जिसके अंदर विल है ग्रुप बनाने की, क्योंकि शुरू में इन्होंने कहा था कि आदमी बाई नेचर बड़ा नोबल है, सबसे मिलकर चलना चाहता है, प्रेम भी करता है। तो आदमी के अंदर एक विल है, नेचुरल विल। ये होप्स की तरह आदमी को स्वार्थी और बदमाश और ये नहीं मानते। ये कहते हैं आदमी के अंदर एक नेचुरल विल है ग्रुप बनाने की। मैं समूह बना कर रहा हूँ, उस समूह में मैं भी लोगों को प्यार करूँ, लोग मुझे प्यार करें, मैं लोगों की रेस्पेक्ट करूँ, लोग मेरी रेस्पेक्ट करें। तो ये नेचुरल इच्छा है। और ये नेचुरल इच्छा किस चीज़ में फलित होती है? ये राजनीति में, ऐसा ग्रुप बनाने में। तो रूसों का इंटरेस्ट राजनीति में है, राजनीति में भी है। अब रूसो जो है राजनीति के बारे में वहीं से चलते हैं जहाँ से वो एजुकेशन के बारे में चले थे। वो ये कहते हैं कि सिविल सोसाइटी जो है हमारी वो बनी कैसे। ये जो सोसाइटी है वो कहते हैं पहले आदमी बड़ा नोबल था, किसी चीज़ में संघर्ष नहीं था उसका, सब मिलकर के एक साथ रहते थे। वो कुछ भी पदेश नहीं करता था। प्रकृति बहुत दे रही है खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए। प्रकृति में फल भी खाओ, चाहे अनाज खाओ, चाहे कुछ खाओ, बड़ा बढ़िया चीज़ है। लेकिन आदमी जो था उसने क्या किया कि अब ये इंस्टिंक्ट जो थी ये एकदम रीजन में कैसे बदली, इसके बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे डार्विन ने कहा कि बाई चांस मड बिकेम कॉन्शियस, ऐसे ही इन्होंने कुछ कहा नहीं, बस छोड़ दिया कि वो जो आदमी की इंस्टिंक्ट थी वो उसकी बुद्धि में बदल गई और उसने अपनी बुद्धि से चालाकी कर करके छल कपट सीख लिया। और छल कपट करके क्या किया कि जिस ट्रैक्ट पर वो काम कर रहा था, जहाँ रहता था, उसने एक बार ये घोषणा कर दी, ऐसे आदमी ने जो बड़ा कनिंग था और क्लेवर था, उसने ये घोषणा कर दी कि दिस इज़ माई ट्रैक्ट ऑफ लैंड, जहाँ मैं रह रहा हूँ इसका मालिक मैं हूँ। लोग बड़े सिंपल थे, बहुत ही सिंपल। उन्होंने उसकी बात को मान लिया। अच्छा, अगर तुम इसके ट्रैक्ट के मालिक हो, अपने आप को कहते हो मालिक हो, वैसे तो कोई किसी का मालिक नहीं है। नेचर ने किसी को किसी का मालिक नहीं बनाया। नेचर ने कहा सब चीज़ें कॉमन हैं, हर चीज़ कॉमन है, उनको एंजॉय करो हर चीज़ को। जैसे सूरज की रोशनी को हम एंजॉय करते हैं तो सूरज की रोशनी कॉमन है, उसको कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि ये मेरी रोशनी है। ऐसे ही नेचर की सारी जितनी भी चीज़ें थीं वो ऐसी थीं जिनको कोई आदमी ये नहीं कह सकता था कि ये मेरी है। मेरे का शब्द ही नहीं था उस समय। लेकिन कुछ आदमी, एक आदमी ने क्या काम किया
या कुछ आदमियों ने क्या काम किया कि उनके अंदर रीजन डेवलप हो गया इंस्टिंक्ट की बजाय। और रीजन में सबसे बड़ी चीज़ चालाकी होती है, क्लेवरनेस। तो उन्होंने ये देख करके कि मैं ज़रा औरों से तकड़ा हूँ या मेरे पास जो है औरों से ज़्यादा कुछ शक्ति है, उसने अपने आप को घोषित कर दिया कि ये ट्रैक्ट ऑफ लैंड मेरा है जहाँ मैं रह रहा हूँ। अब लोग बड़े सिंपल थे उस ज़माने में, उन्होंने सिंपल वालों ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा है तुम रख काम कर लो। लेकिन वो सिंपल लोग जो थे वो ये भूल गए कि ये आदमी तो कल हमें एक्सप्लॉइट करेगा। इसको ये ट्रैक्ट ऑफ लैंड हमने जो मान लिया इसका करता है, ये तो और इसको बढ़ाएगा, एक्सपेंशन करेगा। और जब ये एक्सपेंशन करेगा तो दूसरे को वंचित करेगा, ये कह देगा कि ये बाग मेरा है। तो अब तक तो कॉमन था, कोई भी आदमी जाता था वहाँ अमरूद खा लेता था, कोई भी आदमी जाता था पपीता खा लेता था, सब कॉमन थी। और वो उतना ही खाता था, उतना ही लेता था जितनी उसको आवश्यकता होती थी, क्योंकि कहीं कोई अपनी चीज़ कह ही नहीं सकता कि मेरी है। तो कहाँ रखेंगे अब इसको, जब कल ज़रूरत पड़ेगी फिर आ जाएंगे। तो उसने ये कह करके कि ये ट्रैक्ट ऑफ लैंड मेरा है, और लोगों ने कहा अच्छा तुम्हारा है। उसने अपना एक्सपेंशन शुरू किया उस ट्रैक्ट ऑफ लैंड से और ज़्यादा। उसने कहा ये भी मेरा है, उसने कहा ये भी मेरा है। तो सिविल सोसाइटी में ऐसे लोग जो थे क्लेवर से क्या करने लगे कि कुछ आदमी अपनी दौलत इकट्ठी करके उन्होंने माल इकट्ठा किया। प्रकृति का जो भी माल कंजर्व किया जा सकता है उसको कंजर्व कर लो। फल तो कंजर्व हो नहीं सकते क्योंकि सड़ जाते हैं, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं प्रकृति में जिनको कंजर्व किया जा सकता है। तो उन्होंने वो कंजर्व करनी शुरू कर दी, और कंजर्व करने के बाद वो बड़े रिच हो गए। अपने रिचनेस के कारण से उन्होंने क्या काम किया कि अपने आप को समाज में सुपीरियर डिक्लेयर कर दिया, मैं सुपीरियर हूँ। उसी दिन जिस दिन ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, उसी दिन से आदमी का शोषण शुरू हो गया। सारी करप्शन का जो बात प्लेटो ने कही थी वही बात ये रूसो कह रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है यही सारे पाप का कारण है। तो रूसो भी यही बात कह रहे हैं कि जब इस आदमी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई और वेल्थ आ गई, और एक दो आदमी ऐसे थे उन्होंने शुरू में कहा कि तुम खतरे में रहते हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तो इन्होंने उसको भी मान लिया। और उसने कहा कि अब तो लोग मेरे पास आने लगे प्रोटेक्शन के लिए, तो अब अपनी माइट का शिकार बना के इन्हें स्लेव बना लूँ। उसने कहा अच्छा जी। तो माइट के आधार पर भी कुछ लोगों ने सुपीरियोरिटी कायम करनी शुरू कर दी, और कुछ ने धन के आधार पर, रिचनेस के आधार पर। उसी दिन से सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी आ गई। सो रूसो मानते थे केवल नेचुरल इनइक्वालिटी को, प्रकृति ने जो इनइक्वालिटी दी है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। कोई आदमी छोटा है, कोई आदमी लंबा है, कोई आदमी मोटा है, कोई आदमी पतला है, कोई ओल्ड है, कोई यंग है, ये जो कोई कमज़ोर है, कोई दुर्बल है किसी तरह से, तो ये जो चीज़ थी इसको तो चेंज नहीं कर सकते। यही एक इनइक्वालिटी संसार में रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी ला करके आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी कह पड़ रहा, और यही लोग अपने आप को सिविलाइज कहने लगे। हम सिविलाइज हैं, तुम अभी गंवार हो, गाँवों में रहने वाले हो, तुम लेस सिविलाइज हो, हम सिविलाइज हैं। और हम सिविलाइज हैं तो हमारी सुपीरियरिटी को मानो। और इन्होंने सारी सिविलाइजेशन के नाम पे जो इसने रूसो ने लिखा है शुरू में, इन्होंने वो सारी करप्शन शुरू कर दी। जितना आप प्रकृति से दूर जाओगे उतना ही आप ज़्यादा सिविलाइज कराओगे। तो सिविल सोसाइटी में ये सारी चीज़ आनी शुरू हो गई। अब पहले क्या था, हॉब्स ने जो बात की थी वो भी हॉब्स कंट्रेक्चुअल था, कंट्रैक्ट को मानने वाला।
तो हॉब्स ने बात कही थी कि आदमी सोसाइटी इसलिए बनाता है सेल्फ प्रिजर्वेशन, मुझे अपनी रक्षा चाहिए और मुझे अपनी संपत्ति की रक्षा चाहिए। तो इस स्वार्थ को लेकर के, सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर के और आदमी सोसाइटी बनाता है। चालाक आदमी अपने स्वार्थ के कारण से सोसाइटी बनाता है। लेकिन ये रूसो इस बात को नहीं मानते। रूसो कहते हैं जो नेचुरल मैन था उसको किसी से कोई खतरा ही नहीं था, कोई झगड़ा ही नहीं था, और सेल्फ प्रिजर्वेशन थी उसको किससे? जानवरों से। वो भी चाहता तो ये भी था मेरी रक्षा हो, तो उसने किस लिए किया? उसने स्वार्थ के कारण से नहीं, उसने एक दूसरे की रक्षा करने के लिए ग्रुप बनाने शुरू किए, सिर्फ प्रिजर्वेशन के लिए और नहीं। तो उसने ग्रुप बनाए, स्वार्थ के लिए नहीं बनाए। तो सारी सिविल सोसाइटी जो बनी वो उन लोगों की बनी जो सेल्फ इंटरेस्ट को ऊपर रखते थे। अपने स्वार्थ के कारण वो कोई भी ग्रुप खड़ा कर लेते थे। निष्काम सेवा समिति, और उसके द्वारा अपना कुछ ना कुछ स्वार्थ पूरा कर रहे हो। किसी ने और कोई सोसाइटी ऐसी बना ली और उस सोसाइटी के द्वारा, तो उस सोसाइटी में उनका अपना कोई ये नहीं होता कि बड़े दानी हैं या बड़े संसार के अंदर दूसरों का कल्याण करने वाले हैं, बल्कि उसके पीछे उनका स्वार्थ छुपा होता है कि इस पार्टी के ज़रिए से मैं अपने लड़के को नौकर करा लूँगा, इस पार्टी के ज़रिए से 2-4 मिनिस्टरों को बुला लूँगा मैं अपने यहाँ, और उन मिनिस्टरों को बुला करके अपना जो घटिया लड़का है जो। इसी तरह से रूसो ने कहा कि बहुत सारे आदमी टैलेंट के आधार पर अपनी सुपीरियोरिटी बनाते हैं, ये भी आर्टिफिशियल है। टैलेंट हर आदमी में होता है। एक आदमी गरीब है और एक आदमी अमीर है। अब वो गरीब आदमी जो है वो आगे अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उसके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है। और अमीर आदमी है वो पढ़ाता भी है, ट्यूशन भी रख सकता है, उसका बच्चा आईएएस ऑफिसर बन गया। इस टैलेंट के आधार पर भी इन्होंने अपनी सुपीरियोरिटी दिखानी शुरू करे। हम टैलेंटेड हैं, तुम मूर्ख हो। अगर तुम टैलेंटेड होते तो तुम्हारा बच्चा भी आईएएस बन जाता। तो रूसो कहता है ये बात नहीं है, बात यह है कि उसका बच्चा तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड था, तुमसे ज़्यादा बुद्धि थी उसके अंदर, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, गरीब था, वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सका। तो टैलेंट की जो आर्टिफिशियलिटी है, ये टैलेंट बिल्कुल आर्टिफिशियल चीज़ है, और ये टैलेंट की बड़ी सुपीरियोरिटी समझते हैं। मैं टैलेंटेड आदमी था इसलिए मैं एसडीएम बन गया। भाई अगर ये तुम्हारा, ये जो गरीब तुम्हारे पड़ोस में रहता है, इसके पास भी इतने पैसे होते जितने तुम्हारे बाप के पास हैं, तो तुम तो एसडीएम बने हो, ये तो कहीं आईएएस बन जाता, कलेक्टर बन जाता है। तो तुम्हें ये कैसे कह सकते हो कि तुम बड़े टैलेंटेड आदमी हो? तो रूसो ने कहा कि टैलेंट के आधार पर हम किसी को बड़ा नहीं मान सकते लेकिन टैलेंटेड लोगों ने अपने टैलेंट का मिसयूज़ करके सोसाइटी के अंदर करप्शन फैलाने शुरू कर दिए। जितने ये सिविल, अपने आप को सिविल के आदमी थे, प्रॉपर्टी क्लास, मनीड क्लास, प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले, टैलेंट के आधार पर अपने आप को ऊंचा मानने वाले, शक्ति के आधार पर कि मेरे पास बहुत शक्ति है, ये मानने वाले। अब वो शक्ति वाले को भी रूसो यही कहते हैं कि ये गरीब था, इसके पास दूध पीने के लिए और मक्खन खाने के लिए पैसे नहीं थे, और तुम्हारा बाप बड़ा अमीर था, तुम रोज़ आधा किलो दूध और बादाम खाते थे। अगर इसके पास भी इतने पैसे होते तो तुमसे ज़्यादा तकड़ा होता, एक पटकी में तुम्हें नीचे उठा कर फेंक देता। तो ये आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी जो पैदा की हैं, ये सब सिविल सोसाइटी ने पैदा की। ये सिविल सोसाइटी सारी ऐसी है जो स्वार्थों पर आधारित होकर बन गई है। अब रूसो जो है बैक जाने के लिए तो कहते नहीं,
ये तो कहते नहीं वे सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दो और फिर चलो वहीं गाँवों की तोड़। लेकिन वो ये ज़रूर इनको चेतावनी देते हैं। रूसो का बड़ा फेमस वाक्य है और एग्जामिनेशन में इस पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैन इज बोर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेन्स। ये जो स्वार्थी आदमी है ये फ्री नहीं है, ये अपने स्वार्थों के कारण हर एक का गुलाम बना हुआ है। जिससे इसका स्वार्थ सिद्ध होगा उसके जूते चाटेगा जाके। तो स्वार्थों ने सिविल सोसाइटी में आदमी को स्लेव बना दिया है। एवरीवेयर, हर जगह वो गरीबी गरीबी चेन्स में है। अगर ये वो स्वार्थ छोड़ दे अपना तो नेचुरल फ्रीडम, वो फ्री मैन बन जाएगा। लेकिन कैसे छोड़े? वो कहते हैं इस सोसाइटी को, जो सिविल सोसाइटी बन गई है, इसको डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते हम, लेकिन हम इसमें पॉलिटिक्स के द्वारा या किसी के द्वारा ऐसा चेंज ला सकते हैं कि आदमी जो हैं वो समान बंटवारा, समानता का। तो इसलिए हम इनको, रूसों को, और वो आदमी इसीलिए होप्स की तरह स्वार्थ के लिए नहीं, वो इसलिए कि हम सब मिलजुल करके रहेंगे तो हर एक की संपत्ति को हम एंजॉय कर सकते हैं। मेरे घर के अंदर ठंडे पानी की मशीन है तो पड़ोसी जो है उसको भी मैं ठंडा पानी पिला दूंगा। तो मैं मशीन अपने स्वार्थ के लिए नहीं लाया, बस इसलिए लाया हूँ कि अच्छा है लोगों को कल का। तो ये हम पॉलिटिक्स के द्वारा सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि रूसो जो हैं वो एक अध्यात्म बेसिस पर, नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है आदमी के अंदर, लव की, रेवरेंस की, एक दूसरे के साथ रेस्पेक्ट की, ये एक आध्यात्मिक वृत्ति जो है आदमी के अंदर, हम ये कह सकते हैं कि रूसो जो हैं वो आध्यात्मिक प्रीकर्सर हैं, फोर रनर है, बीज आरोपण करने वाले हैं किस चीज़ के? सोशलिज्म के। जो सोशलिज्म बाद में आकर के बहुत दिनों में मार्क्स के प्रीकर्सर के साथ डेवलप हुआ, फैबियन सोशलिज्म और दूसरा सोशलिज्म सारा जो था। मार्क्स से पहले के लोग जो थे वो सोशलिस्ट थे। उन सोशलिस्टों को बीज कहाँ से मिले? वो रूसों से मिले। संपत्ति को किसी तरह से एक आदमी के हाथ से छीन करके समाज के हाथ में लाओ। हालांकि रूसों ने उसके बारे में कोई विधि नहीं बताई, सोशलिस्टों ने विधि बताई। संपत्ति को सोशलाइज करना है, नेशनलाइज करना है तो क्या करा जाए। उसमें हम औरों को तो ये मानते हैं कि वो सारे के सारे यूटोपियन थे, सोचते तो थे कि सब बराबर हो जाए। ये जो संपत्ति के आधार पर ऊंच नीच आ गया है, घृणा आ गई है। संपत्ति वाला आदमी हमेशा स्वार्थी होता है। फैबियन सोशलिज्म से मार्क्स ने यही चीज़ सीखी थी। मार्क्स ने यही चीज़ सीखी थी और गरीबों को, ये मजदूरों को यही बताया था कि देखो विजय तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर, तुम गरीब हो, तुम्हारे अंदर यूनिटी है। जो बात फैबियन सोशलिज्म ने कही थी, मार्क्स ने उसको लागू करने की कोशिश की। फैबियन सोशलिज्म का एक वाक्य ही हमें बता देता है। वो ये कहता है कि एक रज़ाई के अंदर 3 साधु सो सकते हैं, लेकिन एक राज्य में 2 बादशाह नहीं रह सकते। इतना बड़ा राज्य है लेकिन 2 बादशाह जो है एक दूसरे से, मैं इसको कत्ल कर दूं तो मैं राजा बन जाऊं। तो मार्क्स ने इसको, इस चीज़ को वहीं से लिया, रूसों से। बहुत दिनों बाद, सदियों बाद मार्क्स के दिमाग में आई कि गरीब आदमी जो हैं वो अपने सुख के कारण से नेचुरल मैन हैं, सिंपल हैं गरीब आदमी, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं है।
गरीब आदमी क्या है, पैसा नहीं है उसके पास। गरीब आदमी क्राइम करते हुए डरता है। मैं अगर क्राइम करूंगा और पकड़ा गया तो मुकदमा लड़ने के लिए पैसा नहीं है। और अमीर आदमी जितने हैं वो क्या करते हैं कि बड़े से बड़ा क्राइम कराओ, ऐसा वकील करो 2 लाख रुपए का जिसका फीस हो, और वो कोई ऐसी चीज़ें निकाल लेगा हमें बचा ले। लेकिन गरीब आदमी क्या करते हैं कि वो तो पैसे के आधार पर बच जाते हैं, और अमीर के पास पैसा, गरीब के पास पैसा नहीं, बेचारा छोटा क्राइम, एक माचिस भी चुराई एक आदमी ने तो उसे भी सज़ा हो जाएगी क्योंकि बचना है। और एक अमीर ने अगर पूरे के पूरे किसी आदमी के हीरे चुरा लिए तो भी वो बच जाएगा। तो ये जो चीज़ है इसको कैसे ख़त्म करा जाएगा? जो रूस होना चाहिए थी, इसको जाके किसने ख़त्म की? पहले तो फेबियन ने कहा, तो मार्क्स ने ये बात कही अपने साथियों को। उसने कहा कि वो रूसों की बात जो थी वो बेचारे की कल्पना तो रह गई, सोशलिज्म के बीज तो उसने बो दिए, लेकिन कोई साइंटिफिक ढंग नहीं बता सका कि कैसे सोशलिज्म को लागू करें। फेबियन ने उसको थोड़ा सा सोशलिज्म को वैज्ञानिक आधार देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो यूटोपियन ही रह गया, कल्पना की बात रह गई। तो मार्क्स ने कहा मेरा सोशलिज्म साइंटिफिक सोशलिज्म है, जिसके बीज रूसों ने बोए थे। और उस साइंटिफिक सोशलिज्म में 2 चीज़ें उसने कही जो रूसों वाली बात थी। अमीर आदमी स्वार्थी होता है, वो एक दूसरे से compete करेगा, बिरला करेगा कोशिश कि टाटा मुझसे आगे ना निकल जाए। अडानी कोशिश करेगा कि ये जो क्या नाम है इसका, जो आजकल बड़ा चल रहा है कि सबसे बड़ा रईस है इंडिया का, तो वो कोशिश करेगा कि अडानी कि मैं सबसे बड़ा रईस बन जाऊं, इसको किसी तरह फेल कर दूं। कैपिटलिस्ट के अंदर कभी भी मेल नहीं हो सकता, उसका स्वार्थ सुप्रीम है। और स्वार्थ के अंदर वो ऐसे लोगों से जोड़ गांठ कर सकता है जो बिल्कुल ही एक भी बात में उसके अंदर से ईर्ष्या रखते हैं, ऊपर से हो जाएं कि भाई टाटा को नीचा दिखाना है तो क्या करें, अडानी हम तेरे साथ दोस्ती कर लेते हैं, आजा। और जैसे ही टाटा को नीचे निकला, अडानी के भी छुरा घोंप दिया। तो रूसों ने इस बात को सोशलिज्म के बीज बोने के लिए रखा कि गरीब आदमी के पास मेल है। जिस चीज़ को फेबियन ने कहा, 3 बेगर्स, 3 साधु भीख मांगने वाले एक कंबल में से, एक ब्लैंकेट में सो सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा साम्राज्य उसमें 2 राजा नहीं रह सकते। इसी को मार्क्स ने फ़ायदा उठाया। मार्क्स ने कहा कि भाई बड़ी बात रूसों ने जो कही थी, फेबियन ने उसको अच्छी तरह रखा, उसको मैं लगा रहा हूँ। अमीरों में कभी भी मित्रता नहीं हो सकती, अमीर हमेशा कंपटीशन करेगा एक दूसरे से, इसका फ़ायदा उठाओ। और गरीब जो है 3 बेगर भी एक कंबल में सो जाएंगे, अकेला कंबल है तू भी बांट ले, रात को मैं इधर को हो जाऊंगा ज़रा तो तू इधर को मोड़ दीजो, और जब मैं इधर को हो जाऊँ तू इधर को मोड़ दीजो, अपना गुजारा कर लेंगे। गाना भी बना है इस पे, वो आधी तुम खा लो आधी हम खा लें, मिलजुल के ज़माने में गुजारा कर लें। ये गाना बना, फिल्मों में बहुत आया है गाना ये। तो इसलिए इन्होंने कहा कि सोशलिज्म लाने के लिए, सोशलिज्म का शब्द तो इन्होंने नहीं यूज़ किया, इन्होंने सवाल किया कि प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी को किसी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए एक पॉलिटिकल ग्रुप ऐसा बनाना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेट ऐसी बनानी चाहिए जो इस संपत्ति को न्यूट्रलाइज कर सके। यही सोशलिज्म का बीज बोया इन्होंने। सोशलाइज करो प्रॉपर्टी को, और जब सोशलाइज कर दोगे प्रॉपर्टी, किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तब इसमें खतरा क्या है ये भी बताया इन्होंने। खतरा भी उन्होंने कहा जो आप
सोसाइटी के अंदर संपत्ति को तो आप न्यूट्रलाइज कर दोगे, लेकिन उस न्यूट्रलाइज करने वाले जो मैनेजर हैं वो भी शोषण करने वाले बन के बैठ जाएंगे। एक आदमी जो है किसी तरह से चालाकी कर करा के और ऊपर के अधिकारियों से मिल मिला करके रजिस्ट्रार बन गया, और जैसे ही वो रजिस्ट्रार बना वो क्या करा, चपरासियों को, क्लर्कों को शोषण करना शुरू कर दिया उसने। तो वो ये नहीं सोचेगा कि संपत्ति तेरे घर की संपत्ति थोड़ी है यूनिवर्सिटी। तूने तो वो काम करने जो नियम तेरे ऊपर समाज ने लागू किए हैं वो इस गरीब आदमी पे ही लागू होंगे। ये थोड़ी है कि तेरी बात जो है चलेगी कि मेरी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी का वो भी मालिक है, वो गरीब भी जो है, जो सहायता कर रहा है, जो चपरासी है, वो भी यूनिवर्सिटी का कार्यकर, सब यूनिवर्सिटी के हित में काम कर रहे हैं। तो तू अपने आप को सुपीरियर किस बात में समझता है? तो ये शोषण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। समाजीकरण, हर आदमी के अंदर कैपेसिटी होती है गाइड करने की, लेकिन कुछ आदमी चालाकी से बड़ी पोस्टों पे आके छोटों को कुचलने लगते हैं। अगर उस आदमी में भी उतनी चालाकी होती तो तुमसे भी बड़ी पोस्ट पे बैठा होता, तुम रजिस्ट्रार बने हो, वाइस चांसलर बना बैठा होता। लेकिन वो सिंपल है, वो करप्शन नहीं कर सकता, इसलिए सफ़र कर रहा है। तो रूसो कहते हैं कि हमें एक स्टेट का सिस्टम ऐसा लाना पड़ेगा, राज्य का सिस्टम ऐसा लाना पड़ेगा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर दे। ये बात यूनान में प्लेटो ने कही थी, यहाँ आकर के रूसो कह रहे हैं, और यही बात अब 20वीं सदी में मार्क्स ने और फेबियन सोशलिज्म वगैरह ने कही। ये सोशलिज्म के बीज बोने वाले वो ही हैं रूसो। अब रूसो इसके आधार पर एक समाज खड़ा करना चाहते हैं। ये सिविल सोसाइटी जो है करप्ट लोगों की सोसाइटी है, ये भ्रष्ट लोगों की सोसाइटी है, और ऐसे लोगों की सोसाइटी है जो हर चीज़ का वे अपना अधिकार जमा कर दूसरों का अधिकार छीनना चाहते हैं। इसलिए उसने कहा कि ये जो आदमी है, ऐसे आदमी नेचुरल मैन तो फ्री था, बिल्कुल किसी की गुलामी नहीं करता था। रोड प्यास लगी तो अपना पानी पियाया नदी के अंदर। अब आपने नदी के डैम बना दिए, यहाँ से जो पानी लेगा उसको इतना पैसा देना पड़ेगा, तो पानी भी आपने बेचना शुरू कर दिया, हवा भी बेचनी शुरू कर दी, थोड़े दिनों में रोज़ सूरज की रोशनी भी बेचनी शुरू कर दोगे। तो ये जो बिजनेस के इंटरेस्ट हैं, इन इंटरेस्ट को ख़त्म करना पड़ेगा सारे के सारे का। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो एक ऐसा समाज बनेगा जो आदर्श समाज बनेगा, जो इस करप्शन को दूर कर देगा। इसके बारे में हम कल बात कर चुके थे। रूसों की सारी करप्ट सोसाइटी के लिए, सारी ये सिविल सोसाइटी है इसकी करप्शन के लिए, कल हमने बात की थी कि सारी किताब को, जो एमाइल उसकी किताब है, रूसों की बड़ी मशहूर किताब है वो, उस किताब को सारी को हमारे एक आदमी ने एक पैराग्राफ में बांध दिया। कल हमने उसकी बात भी की थी। वो तो हमारे ओशो ने कहा कि सारी सिविल सोसाइटी का अगर हम विश्लेषण करें जो उसने किया है, तो वो एक ही चीज़ है जिस पर हमने कल बात की थी कि ओशो ने कहा कि मुझे एक सांप मिला और मैंने उस सांप से पूछा कि क्या तुम 5 स्टार होटल्स में घूम करके आए हो जहाँ ईमान बिकते हैं लोगों के? उसने कहा जहाँ कैनॉट प्लेस में, जहाँ अर्धनग्न स्त्रियाँ जो हैं वो सैर करने के लिए रोज़ाना शाम को घूमती हैं, क्या तुम वहाँ कैनॉट प्लेस में कभी गए हो?
उसने कहा तो कैनॉट प्लेस की सड़कों पर तो मैं चल ही नहीं सकता, उन्होंने सड़कें ऐसी बनाई हैं जहाँ कोई नेचुरल आदमी या नेचुरल परिंदा कोई चल नहीं सकता, फिसल जाएंगे। और वहाँ कैनॉट प्लेस में तो ऐसे लोग रहते हैं जो मुझे देखते ही सिक्योरिटी वाले मारने के लिए पहुँच जाएंगे, तो मैं तो कभी नहीं गया। फिर उसने कहा जहाँ ये कैंडल लाइट डिनर होते हैं कि रोशनी बुझा दी सारी और कैंडल लाइट जला दी, और फिर उसके बाद वो मंच पर नाच रहे हैं, अर्धनग्न अवस्था में नाच रही हैं स्त्रियां, शराबें चल रही हैं। साहब ने कहा मैं ऐसी जगह घुसता भी नहीं, गया ही नहीं कभी, क्योंकि अंधेरा होता है वहाँ। ऐसे ही उसने ओशो ने 2-4 सवाल और पूछे उससे, और उसने वो सवाल पूछ करके कहा कि अगर तुम इन जगहों में नहीं गए तो मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि तुम्हारे अंदर इतना जहर कहाँ से आ गया। तो सिविल सोसाइटी जहर की सोसाइटी है। सोसाइटी वो है जो सिंपल आदमियों को भी जहरीला बना देती है। जहरीला का मतलब एक दूसरे के डंक मारने वाला। सारे जितने आदमी सिविल सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी के मालिक बने हुए हैं, सब इस चक्कर में रहते हैं कि मैं इसके डंक मारूं, मैं इसके डंक मारूं। इसीलिए क्या हो जाता है कि कभी बड़ी बड़ी कंपनियां जो फेल हो जाती हैं, और कभी छोटे छोटे आदमी भी अपने बिजनेस टैक्टिक्स से नहीं बल्कि शरारतों से और षड्यंत्रों से दूसरों को नीचा दिखा देते हैं। तो इस सोसाइटी को ठीक करने के लिए एक हमें ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा जो सिस्टम पुरानी नेचर की तरफ समझा नहीं सकते, गाँवों की तरफ, लेकिन पुरानी जो नेचुरल वृत्ति है आदमी की, नोबिलिटी की, उस नोबिलिटी के आधार पर हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो रूसो ने कहा कि वो सिस्टम जो होगा वो ऐसी स्टेट होगी जो जनरल विल पर निर्भर करेगी। वो किसी इन पर निर्भर नहीं करेगी, स्वार्थियों पर। वो सबके इंटरेस्ट को देखेगी, वो सबके इंटरेस्ट को देख करके ये करेगी। वो किसी की ऐसी चीज़ नहीं होगी कि उसमें 2, 4, 10 आदमी या किसी ग्रुप की, कि ये ग्रुप जो है वोट डालेगा, ये ग्रुप इसको कास्ट के आधार पर हम ये करेंगे, ऐसे नहीं होगी। बल्कि हम ये कोशिश करेंगे कि लोगों की जनरल विल क्या है, आम आदमी क्या चाहता है। जनरल विल में आम आदमी की बात चलेगी। तो आम आदमी जो है आज भी नोबल है। जो गरीब है आज भी इसलिए गरीब है कि वो षड्यंत्र नहीं किए, उसने चालाकियाँ नहीं की, ज़मीन पे अपना कब्जा, जैसे सबसे पहले आदमी ने यही षड्यंत्र किया था कि ये मेरी ज़मीन है। तो ये गरीब आदमी जो है इस तरह के षड्यंत्र नहीं कर सकता। इसलिए इस सोसाइटी में इन गरीबों के इंटरेस्ट भी देखा जाएगा, और वो जो स्टेट होगी वो रियल डेमोक्रेसी होगी उन लोगों की जो कॉमन मैन हैं, जो गरीब हैं, जो झोंपड़ियों में रहने वाले हैं। उनकी भी विल देखी जाएगी, उनकी भी इच्छा उसके अंदर पूर्ति होगी। तो इस तरह से एक जनरल विल का कंसेप्ट जो है वो रूसो ने स्टेट बनाने के लिए दिया है। अब हम जनरल विल पर बाद में विचार करेंगे कि जनरल विल कितनी अच्छी विल है। ये कांट की तरह से, जैसे कांट ने विल बनाई थी, तो कांट के बारे में तो लोगों ने कह दिया था कि मोरली बहुत कट्टरता बना दी कांट ने, उसको एथिकल और उस कट्टरता बनाने के कारण से बहुत सारे लोग, तो रूसो की जो जनरल विल होगी वो लोगों की मर्जी से होगी, उसमें कोई इम्पोजिशन नहीं होगा, उसमें कोई किसी चीज़ के ऊपर। तो उस जनरल विल के बारे में हम देखेंगे, और उस जनरल विल के आधार पर ऐसी स्टेट बनाएंगे जिसमें सोशलिज्म के बीज मौजूद हों। वो सोशलिज्म चाहे फलीभूत हुआ हो 200 साल बाद या 400 साल बाद, लेकिन बीज आरोपण रूसो ने कर दिया उसमें। तो उस जनरल विल को हम देखेंगे, जनरल विल क्या है।